हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज के दिन पर वैसे तो आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय करने के मूड में होंगे, लेकिन मैं साथ में आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं आरटीपी दिसंबर 22 जो कि आ चुकी है। तो सीए फाउंडेशन लॉ में हम लोग आज आरटीपी पर पूरा सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आपको टाइम मिलता है या कभी भी आपको टाइम मिलता है अगले 2-4-5 दिन में, या जब भी आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लें, तो आप ये लेक्चर जरूर देख सकते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। बराबर। तो चलिए बगैर वक्त को गवाए एकदम फटाफट से बच्चों को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और यहां पर हमारे पास में आरटीपी देखिए, इस बार का जो आरटीपी है स्टार्टिंग पोर्शन आप लोगों को जो मिलेगा वो सारे एलएलपी के इस बार के अमेंडमेंट्स हैं जो हमने अपनी रेगुलर क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। बराबर। तो स्टार्टिंग पूरा पॉइंट सारा अमेंडमेंट्स का दे रखा है। देन उसके बाद यहां आपको मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई थिंक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन हमेशा होते हैं। तो मिस्टर वाई इज अ डिवोटी एंड वांट्स टू डोनेट एन एलिफेंट टू द टेम्पल एज अ कोर पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप। ठीक है भाई, मिस्टर वाई जो है वो एक डिवोटी है और एक टेम्पल को एलिफेंट डोनेट करना चाहते हैं। He contracted Mr. X who wanted to sell his elephant. Mr. X contracted with Mr. Y to sell his elephant for 20 लाख। 20 लाख में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं सेल करने का, परचेज करने का, लेकिन बोथ वर अनअवेयर दैट द एलिफेंट वाज डेड अ डे बिफोर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से पहले ही उस एलिफेंट की डेथ हो चुकी है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको बताना है कि ये वॉइड, वॉइडेबल या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये बच्चों को हमसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है। अब आप इस बात को समझिएगा कि बट ऑब्वियस है आप लोगों ने खूब इस चीज को पढ़ा है और देखते हम समझ गए कि एग्रीमेंट करने से पहले ही सब्जेक्ट मैटर था ही नहीं, तो प्योरली इट इज अ मैटर ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। बराबर से सर ये तो वॉइड एग्रीमेंट है, तो हमको अपना आंसर वॉइड एग्रीमेंट पे लिखना है, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन सबसे बड़ी बात समझिएगा, यहां पे इन्होंने अपने से पूछ लिया है वॉइडेबल है, वैलिड है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो व्हाट ऑब्वियस है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। अब हमने कहा सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो अलग चीज होती है, जो सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल होता है, टू जे में जो डेफिनेशन है। तो समझिएगा इस बात को यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। आईसीआई जनरली जहां पे भी आप आंसर देखेंगे वो वॉइड एग्रीमेंट यूज नहीं करेगा, वो यूज करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वहां आप लोग स्टडी मैट में देखेंगे तो एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो ये कह रहे हैं कि कई चीजें इम्पॉसिबल एब इनिशियो है या वॉइड एब इनिशियो है, उसकी जगह भी उन्होंने आइडेंटिफाई देने के लिए, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट की सेक्शन में कोई डेफिनेशन नहीं है ना, तो सेक्शन में आइडेंटिफाई करने के लिए वो लोग डेफिनेशन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की देते हैं और उसके बाद में आंसर्स जो है वो इस तरह से रहेगा वही कि भाई वॉइड एब इनिशियो है, ये स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल रहेगा, सो दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आप लोग लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अभी अपन लोग आंसर यहां से चेक भी कर लेंगे, तो ऐसा कुछ आपको हमेशा आईसीए के आंसर्स में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आंसर्स अभी हम लोग चेक करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चे लोगों को। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको आंसर बताना है क्या। A student was induced by his teacher। इंड्यूस वर्ड आते ही टीचर वर्ड आता ही बच्चे लोगों को सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में ऑलरेडी है, हम लोगों ने भी किया है। जहां से भी आपने पढ़ा है आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। इतना देखते समझ जाना चाहिए कि ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मैटर हमको लग रहा है। To the later at a price less than the purchase price to secure more marks in examination. Accordingly, the bike was sold. However, father of the student जो है वो pursued him करते हैं to sue his teacher। तो आपको पूछा भाई किस ग्राउंड पे वो कर सकता है, तो बट ऑब्वियस अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला जो पूरा प्रोविजन है वो अपने को यहाँ पे लिख देना चाहिए। अगला क्वेश्चन सेकंड का ही जो सेकंड पार्ट पूछा है बच्चे लोगों, गिव द सर्कमस्टांसेस एज टू व्हेन विंडिकेटिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस आपको बताना है। दो ही केसेस में मिलता है, एक तो जहां पे मैरिज प्रॉमिस को ब्रीच किया हो और जहां पे रॉन्गली डिसऑनर ऑफ द चेक बाय द बैंक हो। हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, तो वो दो चीजें अपने को यहां पे लिख देनी चाहिए, तो बहुत इजीली आप लोग इसका आंसर भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं बच्चे लोगों। एक बार सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन हम लोग देखने के बाद आंसर्स पे बात करेंगे और फिर सोगा और फिर आगे पार्टनरशिप पे चलने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है करण एग्री टू परचेज वुडन टेबल फॉर हिज स्टडी रूम फ्रॉम मिस्टर एक्स। ठीक है भैया, टेबल गुड कंडीशन में है और करण ने उसको एग्जामिन भी कर लिया है। ही फाउंड नो डिफेक्ट्स इन इट एंड ₹20,000 उसने टेबल का दिया, टेबल खरीद दिया। बाद में पता लगता है कि टेबल का वन लेग वॉज इज ब्रोकन, टूटा हुआ है, और मिस्टर एक्स जो सेलर है
उसने उसको पेस्ट कर दिया था, द वुडंट ट्राई टू हाइड द डिफेक्ट्स इन द टेबल। बच्चे लोगों चीजों को हाइड कर लिया गया ढूंढने के बाद भी। याद है अपना वो एग्जाम्पल जहां हॉर्स के हूफ में पैर में होल था, सेलर ने उसको छुपा लिया, हमने एग्जामिन किया फिर भी पता नहीं लगा। सो क्लियरली इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। सेक्शन 17 हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। कैन करण रिटर्न द टेबल एंड क्लेम अमाउंट बैक? यस में हमारा आंसर जाने वाला है। फ्रॉड का पूरा पॉइंट अपने को समझा करके आंसर को लिख देना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। फोर्थ पे आते, व्हाट विल बी राइट विद द प्रोमिसर इन द फॉलोइंग केसेस? और यहां 4 पॉइंट दिए हुए बच्चे लोग, मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास के अंदर कर रखा है। मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाइफ टू लाइफ अगेन। जीवन वापस लाने का एग्रीमेंट, जिंदगी वापस लाने का एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड है, इम्पॉसिबल इवेंट है, अपने को पता है। A agreed to sell 50 kg of apple to B. The loaded truck left for delivery on 15th March. Same question किया है, due to rights in between reach A to 19 March. अब चूंकि perishable nature के गुड्स है, टाइम उसमें एसेंस होता है, और उस टाइम के बाद में अगर गुड्स पहुंचे तो गुड्स खराब हो चुके हैं, तो ये भी वॉइड ही जाने वाला है। कोई राइट्स यहाँ पे मिलने वाले नहीं है, ये भी वॉइड जाने वाला है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर गया। An artist promised to paint on a fixed date for a fixed amount for remuneration, but met with an accident and lost his both hands. बच्चे लोगों, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ सुपरहीटिंग इम्पॉसिबिलिटी का हमारा पॉइंट है, वॉइड जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट है और वॉइड जाने वाला है, और इसमें भी पार्टीज को राइट्स जो है वो उनके खत्म होने वाले हैं, अपने को पता है। प्रॉमिसर जो है वो इन्फोर्स नहीं करवा सकता है। पर्सनल कैपेबिलिटी पे कॉन्ट्रैक्ट था तो एब्सोल्युटली वॉइड हो गया। इनकैपेसिटी ऑफ प्रॉमिसर ऐसा कुछ। Abhishek entered into contract to import toys from China. Due to disturbance in the relation of both the countries, import को बैन कर दिया गया। आउटब्रेक ऑफ वॉर आप बोल सकते हैं इसके, या आप कह सकते हैं एलियन एनिमी वाला पॉइंट आप लगा सकते हैं, मतलब इलीगल हो चुका है अभी ये, एब्सोल्युटली ये भी वॉइड हो जाएगा। तो ये अपने को आंसर में ध्यान में रखना चाहिए था। तो छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2-2 लाइन्स के अंदर आंसर जाएगा। अभी हम लोग आंसर्स को चेक भी करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो अ माइनर इज नॉट कंपेरेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं रखता है, बट नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट हिम, स्टडी मैट का क्वेश्चन है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको अदर पार्टी को बाउंड करने से रोके। समझना क्वेश्चन का भी नहीं, उसमें खुद में कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको किसी अदर पार्टी को रिस्पॉन्सिबल करने से नहीं रोकता। मींस माइनर ऑलवेज कैन बेनिफिशियरी वाला पॉइंट होना चाहिए। तो माइनर ऑलवेज कैन बेनिफिशियरी वाला पॉइंट अपने को इसके आंसर में लिख देना चाहिए। ये 5 क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन होगा का चालू हो रहा है, तो आइए पहले आप लोगों को इन 5 क्वेश्चन के आंसर में यहां से बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, मैंने जैसे आपको कहा था कि इन लोगों के आंसर 2J से शुरू है, जहां पे इन्होंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया, सीजर्स टू बी इन्फोर्सेबल। तो घबराने का जरूरत नहीं आपको, है ना। और आगे इन्होंने देखो एक बढ़िया चीज बोल भी दिया, क्लेरिफाई कर दिया कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को एग्रीमेंट की तरह से ही पढ़ा जाए, है ना। और ये इम्पॉसिबल है, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल इटसेल्फ है, एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा। और ये देखो इन्होंने लिखा है एलिफेंट की डेथ पहले हो चुकी थी, तो इम्पॉसिबिलिटी एब इनिशियो, और इसीलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड जाने वाला है। अब हमने कहा सर किसी ने अगर वॉइड एग्रीमेंट लिख दिया तो क्या होने वाला है बच्चे लोगों, तब भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट जाने वाला है। तो वो अपने को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आंसर तो तब भी अपना करेक्ट ही जाएगा, बराबर। तो कोई टेंशन नहीं ले आप लोग, लेकिन ज्यादा बेटर है कि ऐसी का जो पैटर्न है वो हम लोग फॉलो करें ताकि मार्क्स हमको अच्छे मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे लोगों, कोएजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट हमारा अवॉइडेबल होता है। टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है बट ऑब्वियस है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आएगा, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है ये देखिए। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा अवॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द स्टूडेंट, देयरफॉर ही कैन सू द टीचर। विंडिकेटिव एग्जाम्पलरी मैंने आपको पहले ही कह दिया था, प्रॉमिस टू मैरी वाला पॉइंट एंड रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ कस्टमर्स चेक बाय बैंकर, 2 पॉइंट्स अपने को लिख देने सिंपली। देन उसके बाद में सेक्शन 17 फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड का डेफिनेशन समझा दीजिए अच्छी तरह से। वो समझाने के बाद अगर फ्रॉड कमिट होता है तो एग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, सेक्शन 19 में भी लिखा हुआ है, 17 के साथ इफेक्ट्स का। फिर क्वेश्चन समझा करके फाइनल आंसर, यस करण कैन डिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर फ्रॉड, अपन लोगों ने पढ़ लिया था। फिर वो जो छोटे क्वेश्चंस थे, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बच्चों, एग्रीमेंट वॉइड है अपने को पता है, लेकिन ये लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ही लिखेंगे, तो टेंशन मत लेना, आप एग्रीमेंट लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि हम यहाँ पे जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं वो एक्चुअल में एग्रीमेंट है। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, शुरुआत से ही वो चीज वॉइड थी, बराबर। सेकंड नंबर पॉइंट, क्योंकि लाइफ को जिंदा करने वाला पॉइंट था, टाइम इज एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, वो जो एप्पल गए।
तीसरे नंबर पे पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, परफॉर्म नहीं कर पाए, अगेन इम्पॉसिबिलिटी हो गया। चौथा नंबर जो बच्चों अपना था, जहां पे चाइना और इंडिया का वॉर स्टार्ट हो गया, तो इलीगल हो चुका है। आप इसमें एलियन एनिमी वाला पॉइंट लगा के भी इसको अवॉइड लिख सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, मैंने आपको कहा था, देखिए बेनिफिशियरी वाला पॉइंट लगाइए। अब इसमें एक बढ़िया चीज दिख रही है कि बेनिफिशियरी वाले पॉइंट के अलावा जहां जहां माइनर का बेनिफिट है, जैसे प्रमोजरी नोट एग्जीक्यूट कर सकता है, माइनर के फेवर में है तो वैलिड रहेगा, है ना। सेम उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर वाला लाइन भी डाल दो, वहां पे भी इसका बेनिफिशियरी वाला चीज दिखता है। तो वो चीजें अपने को कुछ यहाँ पे डाल देनी चाहिए जो इसके बेनिफिट की बात करें। माइनर ऑलवेज कैन बेनिफिशियरी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस इस तरीके से बच्चे लोगों को सॉल्व किए गए हैं। चलिए सोगा पे आते हैं, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर वहां से आंसर को चेक करेंगे। सोगा का पहला क्वेश्चन कहता है सी बॉट अ बन फ्रॉम अ बेकर शॉप, तो सेम क्वेश्चन किया, होलसमनेस बुक्स में है अपनी। द पीस ऑफ अ बन कंटेन स्टोन इन इट विच ब्रोक सीज टूथ व्हाइल ईटिंग। राइट्स क्या अवेलेबल है, होलसमनेस खाने पीने की चीजों के लिए लगता है, इम्प्लाइड कंडीशन ब्रेक हो गई है यहाँ पे, बट ऑब्वियसली वो डैमेजेस क्लेम कर पाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। इरेबल थिंग्स है। सेकेंड है ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय 50 चेयर ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी, बी ने 25 चेयर तो सेम टाइप की दे दी और 25 दूसरी टाइप की दे दी, तो ऐसे में बायर के क्या राइट्स है। बच्चे लोगों को मिक्स क्वांटिटी में जब गुड्स का डिलीवरी होता है तो आइदर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, 25 एक्सेप्ट कर लो, 25 रिजेक्ट कर दो, या पूरी की पूरी 50 आप रिजेक्ट करने का राइट रखते हो, अपने पड़ा हुआ आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित, अभी चेक करेंगे आंसर सारे। अंकित नीड्स अ ब्लैक पेन फॉर हिज एग्जाम, एग्जाम के लिए ब्लैक पेन चाहिए, सीए का स्टूडेंट लगता है। He went to nearby stationery shop and told the sailor for a black pen. ब्लैक पेन का उसने डिमांड किया, मतलब डिस्क्राइब कर दिया है। सेलर ने उसको पेन दिया ये बोलते हुए कि इट इज ब्लैक पेन, बट इट वाज क्लियरली मेंशन ऑन द पैकेट ऑफ पेन कि वो ब्लू इंक पेन है, क्लियर लिखा है। अंकित उसको इग्नोर कर देता है लिखे हुए को और पेन ले लेता है। घर आने के बाद उसको पता लगता है कि वो ब्लू पेन है। नाउ अंकित वांट्स टू रिटर्न द पेन विद द वर्ड्स दैट द सेलर हैज वॉयलेटेड द इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। बराबर क्लियर है। Whether अंकित कैन डू सो व्हेन ही वांट्स एज पर सोगा। अब बच्चे लोगों को क्वेश्चन में खुद में ही दे दिया गया है कि इट इज अ मैटर ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेक्शन नंबर 15 आई थिंक इसके ऊपर लगता है डिस्क्रिप्शन का मैटर। और यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि केवियट एंटर लगने वाला है। भाई डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट को हम समझा तो देंगे कि भाई इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर टू प्रोवाइड गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन, कोरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। लेकिन जब यहाँ पे बायर कैन इजीली फाइंड आउट द ट्रूथ, आप चेक कर सकते थे और आपने नहीं किया, तो केवियट एंटर कहता है जब पेन पे दिख रहा है ब्लू इंक पेन आपने ले लिया, चेक नहीं किया, तो आप यहाँ सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि केवियट एंटर वाला जाना चाहिए। अंकित के नॉट रिटर्न गुड्स नहीं कर सकता है पेन को वापस, ऐसा आंसर में होना चाहिए। अभी हम लोग चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एकांश परचेज टेलीविजन सेट फ्रॉम जेठालाल, ओनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बात है। और कंडीशन दिया है फॉर फर्स्ट 3 days ही विल चेक इट क्वालिटी एंड सेटिस्फाई, ही विल पे फॉर दैट, अदरवाइज ही विल रिटर्न द टेलीविजन। सेक्शन नंबर 24 बच्चों सेन ऑन अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन है। सेकेंड डे पे टेलीविजन स्पॉइल्ड हो गया ड्यू टू अर्थक्वेक, किसी को कोई गलती नहीं होती है, तो अर्थक्वेक से हुआ, दोनों पार्टीज की गलती नहीं है। तो जो मैंने आपको लगातार क्लास के अंदर बोला कि जो ओनर होगा वही रिस्क को बियर करेगा, और अभी तक गुड्स का सेल तो हुआ ही नहीं है, अभी तो अप्रूवल बेसिस के ऊपर था, बराबर। और गलती भी यहाँ पे कहीं पर भी जो भी ये एकांश है उसकी नहीं है। तो जेठालाल डिमांडेड द प्राइस ऑफ टेलीविजन, नहीं डिमांड कर सकता है भाई, जेठालाल इस रिस्क को बियर करेगा, हु विल अल्टीमेटली बियर द लॉस, जेठालाल को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ है। उसके अलावा बच्चे लोगों को एक सेक्शन 8 भी हम लोग पढ़ते हैं, जहां स्पेसिफिक गुड्स हो और अगर एग्रीमेंट के बाद और कॉन्ट्रैक्ट से पहले गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाए। आपको याद हो तो एक हॉर्स वाला एग्जांपल था कि 8 डेज के लिए हॉर्स दिया और 4th डे पे उसका नेचुरल डेथ हो गया, तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू बियर द लॉसेस। बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसकी गलती से नहीं मरा है। सेम यहाँ पे भी टीवी अर्थक्वेक से गया है, तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल, बायर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। ऐसा कुछ आंसर में होना चाहिए। अभी हम लोग चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन सोगा का है, व्हेन कैन एन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन। डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चों। गुड्स क्रेडिट पर सेल नहीं किए हैं, अगर किया है तो क्रेडिट पीरियड मस्ट बी ओवर एंड थर्ड नंबर बायर बिकम इंसॉल्वेंट। कैन ही एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन इवन इफ द प्रॉपर्टी गुड्स हैज बीन पास्ड ओवर। यस, बिल्कुल, तभी तो करता है। व्हेन सच राइट बी टर्मिनेटेड, गुड्स जब आपने बायर को दे दिए या करियर वाले को दे दिए, खुद ही राइट को सेक्रीफाइस कर दिया, पेमेंट आ गया, सब आपने पढ़ा हुआ है।
कैन ही एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन इवन ही हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द कोर्ट। भले आप डिक्री लेके आ गए हो, लेकिन अगर अभी तक भी डिक्री सेटिस्फाई नहीं हुई है तो आप राइट ऑफ लियन का यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन सोगा के आंसर्स में आने चाहिए। आइए आप लोगों को मैं दिखा देता हूं सोगा के आंसर्स। ये देखिए, पहला कंडीशन एट होलसमनेस, जो बन के अंदर स्टोन था, मैंने आपको पहले ही कह दिया होलसमनेस है, तो यहां पे आप बिल्कुल बट ऑब्वियस है डैमेजेस वगैरह जो भी है वो डिमांड करेंगे। वॉल्यूशन हो गया है तो रिकवर डैमेजेस, वॉल्यूशन ऑफ कंडीशन, कंजम्पशन ऑफ द गुड्स, मर्चेंटेबल का ही पार्ट होता है होलसमनेस। ठीक है। डिलीवरी अगर डिफरेंट डिस्क्रिप्शन की है तो मैंने आपको बोल ही दिया था, आइदर एक्सेप्ट द गुड्स या फिर रिजेक्ट कर सकता है या पूरे को ही रिजेक्ट कर सकता है, उसके पास में राइट है, तो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने डिस्क्रिप्शन में सेक्शन 16 एक्चुअली में मर्चेंटेबिलिटी का है, एक बार चेक करिएगा, सेक्शन 15 होना चाहिए। वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। हु डील्स इन गुड्स दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स कोरस्पॉन्ड विद द क्वालिटी, बट वेयर द बायर कुड फाइंड आउट द डिफेक्ट ऑफ द गुड्स बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन। अब आप ये नहीं बोलेंगे सर ये पॉइंट तो क्वालिटी और फिटनेस का था। बेटा ये पॉइंट कॉमनली सब में लगता है कि आप देखते पूछते अगर गलत चीज लेके आ रहे हो तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहां पे बोला दिस रूल शेल नॉट अप्लाई, द रूल ऑफ केविएट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल। यहां थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया है। केविएट एम्प्टर जो है वो यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा बराबर से। ये देखिए लास्ट में इन्होंने लिखा है रूल ऑफ केविएट एम्प्टर विल बी एप्लीकेबल। ठीक है ना। तो ये जहां पे बायर कुड फाइंड आउट द डिफेक्ट्स, अगर वो पता लगा लेता है और नहीं लगा तो दिस रूल विल नॉट अप्लाई, ये रूल नहीं लगेगा हमारा। कौन सा वाला, डिस्क्रिप्शन वाला, वहां पे फिर केविएट एम्प्टर लग जाएगा। इन द इंस्टेंट केस ये क्वेश्चन के बारे में बोल दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन इट इज क्लियर दैट अनडाउटेडली इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, क्लियर बोल दिया है बराबर। बट अंकित कैन फाइंड द डिफेक्ट यूजिंग द ऑर्डिनरी रिलीजन, आप पता लगा सकते थे क्योंकि मेंशन था। सो केविएट एम्प्टर विल बी एप्लीकेबल एंड अंकित कैन नॉट रिटर्न द गुड्स। तो बच्चों इससे कंफ्यूज मत होना है, एक तो सेक्शन रॉन्ग प्रिंट हो गया है, दूसरा रूल ऑफ केविएट एम्प्टर इज एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे आगे दे रखा है एप्लीकेबल हो जाएगा, और इस वजह से वो पेन को रिटर्न नहीं कर पाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बराबर। चलिए नाउ यहाँ पे, अच्छा वैसे भी जहां पे केविएट एम्प्टर लगेगा उसके एक्सेप्शंस में दे रखा है कि कोरस्पॉन्ड वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लगता है अपना डिस्क्रिप्शन वाला, लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्शन काम नहीं करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। अच्छा अब हम यहाँ, कई लोग वो सोच सकते हैं कि सर लेकिन अपन ने पढ़ा है ना कि केविएट एम्प्टर वहां नहीं लगता है जहां आपने चीजों को डिस्क्राइब कर दिया हो। डिस्क्राइब कर दिया तो हम तो प्रिजम्पशन लेकर के चलेंगे, तो वहां केविएट एम्प्टर क्यों लगाया आपने। बच्चे लोगों को याद रखिएगा, नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन जो चीजें आपको ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से पता लग रही हैं और आप रूल का बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो नहीं ले पाओगे कहीं पर भी। इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड में भी अपन ने इस चीज को पढ़ा है, तो ध्यान रखेंगे जब आपको साफ चीजें दिख रही हैं तो फिर आप इस रूल का कि भाई हम तो मान के चलेंगे कि डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होगा, तो आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे, रिटर्न नहीं कर पाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। जैसा आपको मैंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक से जो गुड डिस्ट्रॉय हुए, सबसे पहले तो आप लोगों को सेक्शन 24 के पॉइंट समझा देने चाहिए, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। फिर देखिए जैसा मैंने कहा था सेक्शन 8 भी बोला है, बिना किसी की फॉल्ट के अगर सेलर बायर के गुड्स पैरिश होते हैं, बट ऑब्वियस रिस्क अभी तक बायर को पास ही नहीं हुई है बराबर, तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग अबव प्रोविजन इन फैक्ट प्रॉपर्टी अभी तक एकांश को ट्रांसफर नहीं हुई है और नहीं कोई 24 की कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे एकांश को प्राइस देने के लिए बाउंड नहीं कर सकते, बट फॉर लॉस फाइनली शुड बी बोर्न बाय द सेलर। जेठालाल, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है। राइट ऑफ लियन यूज करने की कंडीशंस आ गई बच्चे लोगों को, क्लियर अपन ने पढ़ा हुआ है। फिर टर्मिनेशन कब होता है, और इवन डिग्री ले चुके हैं तब भी अपन इस राइट को यूज कर सकते हैं। सिंपल से आंसर्स थे, तो आप लोग बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। तो दो एक क्वेश्चन बहुत शानदार थे इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों, 3 एक्ट भी हमारे बाकी है, पार्टनरशिप के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमको कहता है मोहन सोहन एंड रोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म और मोसोरो एंड कंपनी, दे एडमिटेड मोहन, क्या बात है, मोहन सोहन रोहन और कुछ नहीं बना तो मोहन ही बना दिया एज नॉमिनल पार्टनर, क्या बात है, बंदा अपना नाम दे रहा है खाली। एंड एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, मोहन इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, जनरली नहीं मिलता है। आफ्टर सम टाइम एक क्रेडिटर करण है, वो फाइल सूट करता है टू मोहन फॉर रिकवरी ऑफ हिज डेब्ट, रिकवरी के लिए सूट फाइल करता है। मोहन डिनाई करता है कि वो सिर्फ एक नॉमिनल पार्टनर है, सो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मना नहीं कर सकता है, थर्ड पार्टी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगी, और करण शुड क्लेम हिज ड्यूज फ्रॉम द अदर पार्टनर। तो आपको बताना है सबसे पहले,
वेदर मोहन इज लाइबल फॉर द ड्यूज ऑफ करण, यस 100% है, भले आप नॉमिनल पार्टनर है बट थर्ड पार्टी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। इन केस अगर करण सूट फाइल कर देता है तो क्या मोहन रिस्पॉन्सिबल होगा? यस, इसका आंसर दोनों का सेम ही है, यस में जाने वाला है, अपने को पता हुआ है, पता है नॉमिनल पार्टनरशिप नेम देता है बट थर्ड पार्टी के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाला है। एबीसी आर पार्टनर्स इन एबीसी एंड कंपनी, फर्म होती है कंपनी जहां पे एंड कंपनी आता है। द फर्म हैज डिसाइडेड टू परचेज अ मशीन फ्रॉम एलिमेंट लिमिटेड सॉरी एंड कंपनी बिफोर ए एंड बी परचेज अ मशीन। अच्छा, ए बी सी सी की डेथ हो गई है और मशीन जो परचेज हुआ वाज परचेज इन देयर आफ्टर ए एंड बी बिकम इंसॉल्वेंट हो गए हैं। और सी को क्या हम रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं क्या बच्चे लोगों? पुराना क्वेश्चन है हमारा, जहां जब पर्सन जिंदा था पार्टनर तब कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर दे दिया था मशीनरी परचेस का, लेकिन सप्लाई और लाइब्रेरी क्रिएट हुई है डेथ के बाद में, इसके लिए मरने वाले की जो प्रॉपर्टी है उसको अपन रिस्पॉन्सिबल नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कंफर्मेशन है, लाइब्रेरी का जो क्रिएशन है वो डेथ के बाद हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन अपन लोगों ने कर रखा है, आफ्टर डेथ के जो प्रोविजंस लगते हैं ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। एक और पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, GIS were partners were friends and they decided to form a partnership and trade in a particular type of chemical. After 3-year partnership, a law was passed which banned the trading of such chemical. बैन लग गया बच्चों, यानी ये फर्म डिसॉल्व होगी ड्यू टू अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, कह सकते हो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, कंपल्सरी डिसोल्यूशन का पार्ट है। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या ये कंटिन्यू करेंगे या डिसॉल्व करना ही पड़ेगा? भाई कंपल्सरी डिसोल्यूशन का हमारा पॉइंट यहाँ पे लगने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए पहले आपको बाकी के आंसर दिखा देता हूं फटाफट से। ये देखिए पहला पॉइंट हमारा नॉमिनल पार्टनर का था, उसको समझा दीजिए क्या होता है, कैसे होता है, क्या कुछ है। फिर क्वेश्चन समझा दीजिए, मोहन इज अ नॉमिनल पार्टनर इवन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए एज अ रियल पार्टनर वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। और सेकंड पोर्शन का आंसर भी सेम रहेगा, अगर केस कर दिया तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, डेथ के केस में सेक्शन 35 बच्चे लोगों, मरने वाले के बाद उसकी एसेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है डिजीज पार्टनर की, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए बिल्कुल भी नहीं, और उसके लिए नोटिस देने की जरूरत भी नहीं होती है। फाइनल क्वेश्चन समझा दिया, फाइनल आंसर देखो, द मशीन वॉज परचेज आफ्टर द डेथ ऑफ सी, इसलिए सी का एस्टेट यहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना था, सिंपल सा पॉइंट था, टिकने वाला है। फिर फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो मैंने आपको कहा था कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना ही करना पड़ेगा। तो फर्म कैरिंग बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग केमिकल कर रही थी और अगर इस तरह का हो गया तो बट ऑब्वियस है हैपनिंग ऑफ इवेंट अनलॉफुल हो गया तो उनको बंद करना पड़ेगा। सो विल हैव टू कंपल्सरी डिसॉल्व, सेक्शन 41 कहता है हाँ कंपल्सरी डिसॉल्व के अंदर ये जाएगा और इनको फर्म को बंद करना पड़ेगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। जहां पे भी बिजनेस डिक्लेयर हो जाता है अनलॉफुल या फिर एक पार्टनर या सबको छोड़ के सब इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं ना, 2 ही पॉइंट पड़े थे अपने कंपल्सरी डिसोल्यूशन में, उसमें से एक ये भी था कि बिजनेस अनलॉफुल हो गया, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां आकर के पार्टनरशिप के क्वेश्चंस भी खत्म। अब बचता है बच्चे लोगों LLP और कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस, आइए उन पर भी बात कर लेते हैं। तो LLP में बुक्स को कैसे मेंटेन करना है, अदर रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, देखो अपन ने पढ़ा हुआ है कि बुक्स को मेंटेन करने का तरीका डबल अकाउंट सिस्टम या सिंगल एंट्री पे कर सकते हैं। ठीक है ना, डबल अकाउंट सिस्टम पे होगा और कैश या एक्रूअल बेसिस के ऊपर हो सकता है, बराबर, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। और बुक्स जो हैं वो कंपनी के एवरी फाइनेंशियल ईयर बनेंगे और कंपनी के जो भी LLP है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन रहेगी और ऑडिट करवाना भी इनके लिए कंपलसरी है। तो ये कुछ पॉइंट अपन लोगों ने पढ़े हुए हैं। देखिए आपको 13 का आंसर फटाफट एक बार दिखा देता हूं मैं, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है LLP का, तो आइए देख लीजिए मेरे साथ में। ये देखिए जैसा आपको मैंने कहा कैश या एक्रूअल बेसिस पे रख सकते हैं, हर साल रखेंगे, कंपनी की LLP के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है। बढ़िया चीज इसमें ये थी कि अपने को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म जब हुआ वहां से 6 मंथ्स के अंदर अंदर, बराबर। और ये अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एवरी ईयर आपको रजिस्ट्रार को भी ये भेजना पड़ेगा। ठीक है, और रूल के हिसाब से इनका ऑडिट करवाना कंपलसरी है। डायरेक्ट आंसर से बच्चे लोगों, सेक्शन आई कौन सा 34 है, कौन सा था 34, ये अपने को लिख देना है, हम लोगों ने किया हुआ है। अब कंपनीज के क्वेश्चन बच्चों एक साथ में करके फिर आंसर देखेंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल बट कुड नॉट ऑब्टेन लाइसेंस अप्लाइड टू इट्स ओन नेम, इसलिए उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी के नाम से, बच्चे लोगों, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, वो जो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले केस अपन ने पढ़ा था, ये वही तो है। व्हीकल वर टू बी ट्रांसफर कर दिए गए सब्सिडरी कंपनी को, जहां अपने पॉइंट पड़ा था सेटअप एजेंसी रिलेशंस,
उसमें ये जाएगा। तो विल बी द पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कमर्शियल यूनिट, जी नहीं, उनको एक ही मानेंगे और उन दोनों को एक मान करके लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ अपने को लिखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, ABC Private Limited has been overstating expenditure in their profit and loss account for the past few years। ठीक है भाई, इंक्वायरी पे पता लगा कि उनका जो पर्पज है वो खाली टैक्स को अवॉइड करने का है, लेकिन फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है। तो अभी भी क्या हम लिफ्ट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि लिफ्ट करने का जो मेथड्स दे रखे हैं उसमें खाली फ्रॉडुलेंट इंटेंशन ही नहीं है। जैसे कि रिपोर्ट में था, उसमें जहां पर भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है, जो टैक्सेशन है, अगर उसके अगेंस्ट में टैक्स एवेशन के लिए कंपनी आपने ओपन किया है, लॉस ऑफ रेवेन्यू के लिए कंपनी ओपन हुई है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो भी लिफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ हो सकता है। ये अपने को इसके आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर जो है वो लगभग सेम है। डिंशा बैनर्जी पेटेंट वाला पॉइंट अपना ये। ठीक है, एक कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट, 5 साल से प्रॉफिट कमा रही है और मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। कुछ मेंबर यहाँ पे ये चाहते हैं, सब मेंबर्स की भी उनको डिविडेंड मिलना चाहिए। क्या कंपनी डिविडेंड बांट सकती है? सवाल ही नहीं भैया, नो है। सर्टिफिकेट ही आपको लाइसेंसीज बेस पे मिला था, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग द मेंबर। आपको सेम पर्पस के लिए री इन्वेस्ट करना है। इफ यस तो है ही नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड? नहीं हो सकता भाई, नो में आंसर जाएगा। एक पॉइंट आपके लिए नया हो सकता है बच्चों, ये पॉइंट मेरे ख्याल से स्टडी मैट में भी होना चाहिए। वैसे हम लोग ये पॉइंट इंटर में पढ़ाते हैं, इंटर में सेक्शन नंबर 101 काम करता है, नोटिस ऑफ द मीटिंग, जहां हर मीटिंग से कम 21 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस देना होता है, 21 डेज बिफोर। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के लिए एग्जम्पशन है, वो 14 डेज पहले नोटिस देंगी तब भी चलेगा, उनको 21 दिन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने ये बोला कि भाई ऑल्सो ये बताओ कि क्या कंपनी मीटिंग का नोटिस 14 डेज पहले दे सकती है, क्या वैलिड होगा? क्या सेक्शन 8 के लिए वैलिड होता है? अपन अभी देख भी लेंगे, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नॉलिमिट प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अनलिमिटेड कंपनी। पहली बार क्वेश्चन देखा है मैंने अनलिमिटेड कंपनी के ऊपर कोई आईसीए में आया हुआ, तो मतलब मेरे देखते हुए नॉलिमिट प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई अनलिमिटेड कंपनी, हैविंग अ शेयर कैपिटल उनकी 10 लाख की है। देन वन ऑफ द क्रेडिटर मिस्टर सैमुअल filed a suit against a shareholder of Mr. Innocent for recovery of the debt against नॉलिमिट प्राइवेट कंपनी। मतलब सुनो, चाहे कंपनी लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, माना मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, लेकिन वाइंडिंग अप के टाइम पे नंबर 1। सेकंड नंबर, केस करने वाला तो केस कंपनी पे ही करेगा ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी। भले ही लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन डायरेक्ट कोई भी मेंबर पर केस नहीं होगा, कंपनी पर केस करिए, कंपनी कैन कॉल फ्रॉम द मेंबर। तो मिस्टर इनोसेंट हैज गिवन द प्ले दैट इन द कोर्ट कि ही इज नॉट लायबल एट ही इज जस्ट अ शेयर होल्डर। देखो, आप लाइबल तो होगे, लेकिन डायरेक्टली सैमुअल आप पर केस नहीं कर सकता है, वो कंपनी पर करेगा और कंपनी कैन कॉल। तो आपको बताना है कि भाई सैमुअल वहां पे सक्सेसफुल होगा गया, हाँ, रिकवरिंग इज ड्यूज फ्रॉम मिस्टर इनोसेंट, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन कंपनी के थ्रू लोगे, आप डायरेक्टली नहीं ले पाओगे। आइए इसके आंसर्स भी दिखा करके हम लोगों का आरडीपी का पूरा पोर्शन बच्चे लोगों को यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। देखिएगा, कंपल्सरी अपन लोगों ने पढ़ना था कंपनी से। आइए भाई, कंपनी कहाँ गई, ये रही, ये देखिए। तो बच्चे लोगों लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ बिल्कुल कर सकते हैं, ये देखिए। और जैसा आपको कहा था, मर्चेंटाइल ट्रांसपोर्ट कंपनी का केस है, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, और इस वजह से यहाँ पे उन दोनों को एक ट्रीट नहीं करेंगे हम। शैल बी ट्रीटेड एज अ, नॉट बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कमर्शियल यूनिट, मतलब अलग अलग नहीं ट्रीट करके एक ही मानेंगे उनको। हमने पढ़ा हुआ है, शेल बी हेल्ड वन कमर्शियल यूनिट, एक ही मानना है, पर्दा हटा दिया दोनों के बीच का, वो अपने को लिख देना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला भी मैंने आपको कहा था, डिंशा बैनर्जी पेटेंट, ये देखिए, इन्होंने बोला कि जो पर्दा हटेगा वो इन सारी चीजों की वजह से हट सकता है। एनिमी कैरेक्टर का पता लगाना हो, रेवेन्यू प्रोटेक्शन करना हो, लीगल ऑब्लिगेशंस अवॉइड करने हो, वो भावनगर वाला जो हमारा केस था, या सब्सिडरी एजेंट वाला जो भी अपन ने पढ़ा, मर्चेंडाइज वाला, या फ्रॉड से हो गिलफर्ड मोटर कंपनी। तो इसके अंदर ये भी आ रहा है, रेवेन्यू टैक्स भी। इस वजह से भी अगर आपने कंपनी बनाई तब भी कॉर्पोरेट वेल्थ लेफ्ट होगा, भले फ्रॉड हो या नहीं हो, तो कॉर्पोरेट वेल्थ शुड बी लिफ्टेड। अगर इस तरह का है तो हटा सकते हैं, अपने को ध्यान रखना है। सेक्शन 8 कंपनी बच्चे लोगों प्रोहिबिटेड है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये जो कंटेंशन उन्होंने मांगा है कि प्रॉफिट का पार्ट उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल सेक्शन 8 कंपनी अलाउड है, 14 डेज का नोटिस दे सकती है, 21 दिन की जगह, जो अभी मैंने आपको कहा था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आखिरी क्वेश्चन बच्चे लोगों, सबसे पहले तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का डेफिनेशन लिख देना है, सेक्शन 2 क्लॉज 92। लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेब्ट एंड लायबिलिटीज, क्लियर उन्होंने बोल दिया है, होल अमाउंट तक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाली है। ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन अदर मेंबर की तरह करेगा इन केस कंपनी है शेयर कैपिटल
तो आर्टिकल्स के अंदर शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा बच्चों, जो अपन लेगा पूरा लिख दिया। गोइंग कंसर्न है liability on the share is only liability which can be enforced by the company. Creditor can institute proceeding for winding up. आप वाइंडिंग अप कराओ ना। और ऑफिशियल लिक्विडेटर जो होगा बच्चों, जो अपन रिसीवर जिसको बोलते हैं, मे कॉल द मेंबर फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लायबिलिटी। तो लिक्विडेटर कॉल करेगा वाइंडिंग अप के टाइम पे, आप कॉल नहीं कर सकते, कंपनी कॉल करेगी। दो ऑन द अबव बेसिस इट कैन बी सेड दैट, अब इट कैन बी सेड दैट क्या लिखा है बच्चे लोगों को समझना। फाइनल आंसर, सैमुअल कैन नॉट डायरेक्टली, देखो मैंने जैसा आपको कहा था डायरेक्टली केस नहीं कर सकता भाई अगेंस्ट द कंपनी फ्रॉम मिस्टर इनोसेंट द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, इवन द कंपनी अनलिमिटेड है तो भी आप डायरेक्ट मेंबर पे केस नहीं कर सकते हो। मिस्टर इनोसेंट इज लायबिलिटी अप टू हिज शेयर कैपिटल, हिज अनलिमिटेड लायबिलिटी विल अराइज ओनली कब, जब लिक्विडेटर जो है वो उससे कॉल करेगा देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और जब भी डेप्थ होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन डायरेक्टली आप सोचोगे यार अनलिमिटेड लायबिलिटी हम सीधे ही केस कर देते हैं, तो ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी वो परमिशन मिलने वाली नहीं है। तो आप इसमें बाकायदा सेपरेट लीगल एंटिटी भी लिखिए, पक्का लिखिए। लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 92 में जो अनलिमिटेड लायबिलिटी का डेफिनेशन है बहुत इजी है ना। देखो, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, इतना सही है। फिर आपको इसके बारे में समझा देना चाहिए, फाइनल आंसर दे देना चाहिए। तो ऐसे हमारे सारे आंसर्स यहाँ पे बनने वाले बच्चे लोगों, जो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी की सारी बात आप लोगों से मैंने कर ली है आरटीपी पर। जो भी आपके फ्रेंड्स हो उन सबके साथ में इसको शेयर करिएगा, हाँ, ताकि जल्दी से वो लोग भी देख पाए कि हाँ भाई आरटीपी के क्वेश्चंस क्या बने हैं, कैसे आंसर ड्राफ्ट हो रहा है, और आप अपनी तैयारी को और कर सके मजबूत। तो जल्दी ही मॉक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों से मुलाकात होगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।